बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि जी मैंने इंडिया और इसराइल और फ़लस्तीन की जो वार थी उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाई। उस पर तो वीडियो बना चुका था। अभी आपने बोला जी इसराइल और ईरान के अंदर जो वार चल रही है उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। दुनिया बहुत तल्ख़ जगह है और दुनिया की हकीकतें बड़ी अजीब हैं, और हमारे जो मासूम लोग इन हकीकतों से वाकिफ़ नहीं होते, उनको अगर कोई बंदा सही बात बताए तो वो उसको गालियाँ भी देते हैं जी भर के, उनको बातें बुरी भी लगती हैं। ये जो जंगें होती हैं ना, जंगें इंसानियत के लिए बड़ी बुरी होती हैं। इंसानियत का इसमें कत्ल होता है, गरीब बंदों के लिए बुरी होती हैं, बेचारे मारे जाते हैं। बिज़नेसेस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जंग से अच्छी कोई बिज़नेस एक्टिविटी दुनिया के अंदर नहीं पाई जाती जो बिज़नेस को इतना बूस्ट दे जो जंगों की वजह से होता है। हम डेटा साइंस वाले आदमी हैं, हमें सिर्फ डेटा नज़र आता है। इमोशंस वगैरह को साइड पे रख के ज़रा हकीकत पसंदाना सोच है, रेशनल तरीके से सोचते हैं। तो खैर, आप लोगों ने बहुत इसरार किया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसी वीडियो ना बनाऊँ ताकि आपको ये तल्ख़ बातें सुननी ना पड़े। बजट के ऊपर भी पाकिस्तान की वीडियो बनाना चाह रहा था, कुछ दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने बोला यार अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चल रहा है, कि पाकिस्तान में बंद करवा देगा बजट के बाद, तेरे पीछे लग जाएंगे, तुझे उठा के ले जाएंगे, कोई ना कोई नाफरमानी का और ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का केस डाल के एफआईआर काट देंगे, तो फिर क्या करेगा। तो चुप हो जा। तो वीडियो भी नहीं बनाई। लेकिन अगर आपको ये तल्ख़ बातें सुनना पसंद है तो मुझे बताइएगा, तो इसके ऊपर बात कर लूँगा। मैं आपको अपनी एनालिसिस बता देता हूँ। और अगेन, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ी कोई ज़्यादा कुछ सीखा हुआ नहीं है। तो अगर आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए और आपका दिल वहाँ पर मान रहा है तो आप उनको देखते रहिए। आप देख ही रहे ना, आप ओरिया मकबूल जान को देखिए, आप हामिद मीर को देखिए, आप जियो टीवी को देखिए, आप ARY को देखिए, आप समा न्यूज़ को देखिए, और दिल से मज़ीद बढ़ जाए तो इतने सारे मौलाना हजरात हैं, वो सब के सब माशाल्लाह से अब बाहर एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, आप उनको सुन लीजिए। टिकटॉकर्स हैं, आप उनको सुन लीजिए। लेकिन जो डेटा के हिसाब से हम देखते हैं, मैं आपसे वर्ड्स करता हूँ। पहली बात तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उसके पीछे पैसा होता है। आपने मनी के फ़्लो को देखना होता है। वो दुनिया में कोविड आ जाए, वो दुनिया में जंग आ जाए, वो दुनिया में ज़लज़ला आ जाए, वो एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर रहा हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क को धमकी दे रहा हो, सिर्फ पैसे का अदल बदल होता है। एक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा होता है। आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कहाँ से जा रहा है और कहाँ आ रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। तो पहले तो ये चीज़ देख लिया करें। दुनिया के तमाम इवेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको एक नया लेंस मिलेगा, नया तरीका मिलेगा दुनिया को समझने के लिए। दूसरी चीज़ ये देख लिया करें कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर हैं, वहाँ पे आप किसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। जिसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उसके हाथ में उस मुल्क की, उस जगह की, उस दुनिया की भाग दौड़ उसके हाथ के अंदर है। अमेरिका के अंदर आप जूइश लॉबी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से कहीं पर भी नहीं कर सकते। ईरान के पास न्यूक्लियर बम है या नहीं है किसी को नहीं पता, और उनके पास नहीं है। नहीं होते तो अभी तक चला चुके होते, वो इधर भपकियों में पूरे हो गए। इसराइल के पास हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते। वो तमाम इंस्पेक्शन जो आप ईरान में करना चाहते हैं, इसराइल उसका मना कर देता है। वो तमाम सवालात कि आपके पास कितने न्यूक्लियर आर्सेनल है, आप ईरान से पूछ रहे हैं, इसराइल से कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो किस मुल्क में आप किसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते? आप हिंदुस्तान में तो आप मोदी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में तो आप इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। वो असल लोग होते हैं जो मुल्क चला रहे होते हैं। तो पहली बात, हमने मनी के फ़्लो को देखना है। दूसरी चीज़ हमने ये देखना है कि हम किस मुल्क में किन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ हमने देखनी है कि किसी भी इवेंट का किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। चलिए पहले ईरान वार के ऊपर वापस आ जाते हैं। हमारे लोग बोल रहे हैं कि ये तबाही हो गई और वो मिसाइल मार दिए और ये डांस हो रहे हैं लबनान के अंदर और फला बंदे बंदा कर रहे हैं। सब के सब भैया बकवास है, बुलशिट है। ये ड्रामा इतनी दफ़े ज़िंदगी में देख चुके हैं कि अब देख देख के थक चुके हैं। जब 9/11 का अटैक हुआ, मैं उस वक्त कराची के अंदर था, गुलशन इकबाल 13C में रहता था। मुझे पता है रोडों के ऊपर लोग निकल आए थे, डांस करने शुरू कर दिए थे, मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी कि अमेरिका का ज़वाल हो जाएगा, अमेरिका का ज़वाल हो जाएगा, अमेरिका तबाह बर्बाद हो गया, 2 टावर गिराएँ, 2 और गिरेंगे, फिर 4 गिरेंगे, 5 गिरेंगे। उस वक्त कोई समझ बूझ थी भी नहीं, उम्र भी मेरी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। 23 साल की मेरे ख्याल से मेरी उम्र थी, 22-23 साल की। नहीं मेरी शादी हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पिटोगे और ये ना करो। और लिटरली 1-2 लोगों ने गिरबान पकड़ के ना 1-2 लगा ही दिए थे मुझे कि तो अमेरिका की साइड ले रहा है। अगर ज़िंदगी में तो कभी सोचा भी नहीं था उस वक्त मैं अमेरिका जाऊँगा। उस वक्त भी उन्होंने मुझे अमेरिका नेशन बना दिया था, पाकिस्तान में रहते हुए भी। और फिर वही हुआ। अफ़गानिस्तान पर जंग हुई तो सब लोगों ने बोला कि जब अफ़गानिस्तान ये कर देगा, अफ़गानिस्तान वो कर देगा, इनके पास ये पावर है, पूरा मिडल ईस्ट आ जाएगा, पूरा मुसलमान आ जाएगा। और 20 साल उन्होंने अफ़गानिस्तान को मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया।
इराक़ के ऊपर जब जंग हुई तो यही था, सद्दाम हुसैन के पास WMDs हैं, उनकी ये फोर्सेस हैं, ईरान भी उनके साथ शामिल हो जाएगा और फ़लाँ आर्मी भी आ जाएगी और फ़लाँ आर्मी भी आ जाएगी, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा और पता नहीं जो जो बातें कर रहे थे सारे के सारे लोग वहाँ पर। आप अपनी वीडियोस देख लीजिए। उनका मकतूल ने अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दी जो उस वक्त बोलते थे 3 साल के अंदर ये हो जाएगा और 4 साल में क़यामत आ जाएगी और 5 साल में झंडे निकलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। नहीं, बात वो तमाम चीज़ें सच है, वो आगे जाके आएंगी, अभी नहीं आ रही हैं। अभी उनका शायद टाइम नहीं आया है, अभी बहुत कबल इस वक्त कह रहे हैं। तो खैर फिर यही हुआ, इराक़ के अंदर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद सद्दाम हुसैन को रोडों पे घसीटा गया और उसको फिर फांसी दे दी गई। इसी तरीके से सीरिया में हुआ, इसी तरीके से भी जब लबनान पे अटैक हुआ तो ये होता रहा। तो यही तमाम काम अब ईरान के ऊपर होगा। अच्छा जो फाइटर होता है ना वो पहले सामने वाले को थकाता है। ईरान मिसाइल पे मिसाइल फायर किए जा रहा है, वो उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सारी की सारी US की वारशिप्स पड़ी है, नेवल वारशिप्स उनको इंटरसेप्ट कर रही हैं। इसराइल का तो उतना खर्चा भी नहीं हो रहा, वो सारे इंटरसेप्ट होंगे। ईरान बिल्कुल थक जाएगा, ये हल्के हल्के चौके लगाते रहेंगे। वो कहते हैं ना डेथ बाय 100 कट्स, तो ये 1000 कट्स, तो ये 1000 कट्स लगाते रहेंगे हल्के हल्के, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। रिजीम जो होगी वो चेंज हो जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को या तो गिरफ्तार कर लेंगे या खुदा ना खास्ता उनको शहीद कर दिया जाएगा और तमाम स्टोरी अगेन अगेन रिपीट होगी। और इसी मुल्क में आप देखेंगे कि ये लोग आके तालियां बजा रहे होंगे और डांस कर रहे होंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। खुदा ना खास्ता आज कोई बंदा बाहर से आके फोर्सफुली नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ को अवाम के हवाले कर दे तो आप उसका क्या करेंगे? आप उनका सद्दाम हुसैन से बुरा असर करेंगे। लोग सिक्योरिटी के बगैर अपने मुल्क में नहीं निकल सकते। और इमरान खान को आपके हवाले कर दें, आप उनका भी ये हाल करेंगे। जिसको भी कर दें तो अवाम को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है भैया। ये बोलेंगे जी आपने बुरके उतार दिए, आप बाल कटवा लीजिए, आप स्कार्फ उतार दीजिए। कोई ना कोई खुसरे हर मुल्क में मौजूद होते हैं। अब उनको खुसरे बोलता हूँ, आप उसको सुरखे बोल दीजिए, जो चाहे बोल दीजिए, वो हमेशा बातिल कुव्वतों के साथ मिल जाते हैं। और मुसलमानों की तो हमेशा हिस्ट्री रही है, कोई ना कोई मीर जाफ़र, कोई ना कोई बंदा हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद होता है बाहर वालों के लिए ऑपरेट करने के लिए, तैयारी करने के लिए। आप इसराइल की प्रिपरेशन देखिए ना, बॉम्बिंग के ऊपर हम बाद में बात करते हैं, प्रिपरेशन देख लीजिए। हानिया इस्माइल को जब कत्ल किया गया, लोगों ने ड्रोन आया, वो अंदर से बम था, प्लान वो पहले से हुआ था। तब भी मैं कह रहा था कि भैया ये प्लानिंग है कि बंदे यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब 10-20 साल से पहले सोच के बैठे हुए हैं। अभी तमाम जो ड्रोन अटैक्स हुए फ्लाई करने से पहले जो एयर कैरियर्स तबाह कर दिए गए वो ईरान के अंदर से फायर हुए हैं, बाहर से इसराइल से नहीं आए। इसराइल तो बहुत दूर बैठा हुआ है ना, 1000-1200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। इजिप्ट में ये क्या था, पहले जब जंग हुई थी इजिप्ट का पूरा जो फ़ज़ाई जो बेड़ा था वो पूरा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उड़ने से पहले, उड़ान भरने से पहले मारता, ये इसराइल की हमेशा से पॉलिसी रही है। तो वहाँ पर वो बैठा हुआ है, उनके एजेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, मोसाद वहाँ बैठी हुई है, जिसको चाहे मारते फिर रहे हैं। पूरी मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी, पूरे न्यूक्लियर साइंसदान उड़ा दिए, पूरी इंटेलिजेंस आपकी उड़ा के रख दी जंग शुरू करने से पहले। आगे की आप क्या बात करते हैं? तो ये लोग मारते रहेंगे, ईरान का जोर देखते रहेंगे। एक मिसाइल इधर लगेगा, उधर लगेगा, उससे इनको सिंपैथीज़ मिलेंगी। आप विक्टिम्स देख लीजिए, 10 बंदे मरे, 6 बंदे मरे, 8 बंदे मरे। यहाँ पे आपके 60-60 बच्चे शहीद हो रहे हैं और दुनिया को परवाह नहीं है। अच्छा, इसका जो रीज़न था ये हल्के हल्के करके देखते हैं। इन्होंने गज़ा के अंदर किया। अब गज़ा के अंदर करने से क्या हुआ, दुनिया देखती रही, चीखती रही और कुछ भी नहीं हुआ। और जो इनको करना था कर गुजरे। रशिया ने यूक्रेन में करना शुरू किया, रशिया भी खुश है। रशिया ने बोला यूक्रेन को मारता हूँ, मुझे कौन बोल सकता है? अगर मुझे बोलेंगे तो बोलूँगा। अब गज़ा में देखो ना क्या हो रहा है। अब दुनिया भर से यूक्रेन से तवज्जो हटाने के लिए, गज़ा से हटाने के लिए अब ईरान खुल गया है। अब कोई गज़ा की बात नहीं करेगा, अब सब ईरान की बात करेंगे। हमारा माशरा ऐसा हो गया है जिसमें जुल्म करना बिल्कुल बजाय, जुल्म से रोकना बिल्कुल मना है और वो नेकी में शुमार भी नहीं होता। हाँ, नेकी में शुमार क्या होता है कि अब ज़ख़म लगने के बाद, कटे फटे लाशों के बाद उनके ऊपर मरहम रखने के लिए आ जाइए। कल गज़ा खुलता है तो आप देखिए सऊदी अरब 5-6 लाख कफन भेज देगा कि जो मुर्दे हैं उनको दफना दीजिए, और पूरी दुनिया ताली बजाएगी, यार कितने दयालु आदमी हो। कल ईरान का बेड़ा गर्क होने के बाद मुसलमान मुल्क आएंगे तो पाकिस्तान से भी आप देखेंगे इमरजेंसी इमदाद का जहाज़ जा रहा होगा, बाकी मुल्कों से भी जा रहा होगा, इंडिया से भी जा रहा होगा। कोई कंबल दे रहा होगा, कोई खेमे दे रहा होगा, गरीब बच्चों को कफन दे रहा होगा, कोई उनको खाना खिला रहा होगा और दुनिया तालियां बजा रही होंगे, कितने दयालु लोग हैं। अब ये देखते हैं कि जंग किसके लिए फ़ायदामंद है। ये इसराइल ईरान की जंग हो रही है, इसमें फ़ायदा किसका है? सबसे बड़ा फ़ायदा US का है। US का फ़ायदा मूडी ने क्रेडिट रैंकिंग US की कम कर दी, वो कितने सालों के बाद, दर्जनों साल के बाद। तो डॉलर जो था, ये इन्फ्लेशन और ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज़ की वजह से ये नीचे जा रहा था। अब से जब जंग होती है तो दुनिया डॉलर और सोने की तरफ जाती है, तो डॉलर ऊपर आएगा। तो US का तो हर सूरत में इसका फ़ायदा है। तो US को इसमें कोई परेशानी नहीं है, उसकी डिफेंस इक्विपमेंट बिकेंगे। वो जितना भी इसराइल को दे रहा है वो हो क्या रहा है, इसराइल को दे तो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो यहूदी लॉबी है वो सारी का सारा पैसा लगा रही ना, तो पैसा एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पर आ रहा है। इन तमाम ब्लैक रॉक्स के पास और क्या कहते हैं रोथशिल्ड फाउंडेशन तमाम के
पास, इसराइल के पास पैसा है, वो निकल के अमेरिका की जेब में आ रहा है। तो पैसे की मूवमेंट हो रही है, तो उनको तो पैसा मिल रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं आराम से। अब वो इमदाद के नाम पे दें, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। इमदाद भी है तो किसी पॉकेट से पैसा निकल रहा है ना, यूएस की गवर्नमेंट फंड से पैसा निकल के लॉकहीड मार्टिन में, बोइंग में कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा ना। तो यूएस के लिए तो ये वार हर तरीके से फ़ायदेमंद है। अच्छा, रशिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब यूएस को 2 वार्स लड़नी पड़ रही हैं। एक यूक्रेन के अंदर वो सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वो सपोर्ट कर रहा था गज़ा के अंदर, ये तीसरी बार हो गई ईरान के अंदर। तो यूएस की सारी एनर्जी, सारा पैसा वहाँ लग रहा है, तो ये तमाम पैसा डाइवर्ट होगा यूक्रेन से। तो रशिया को लाइसेंस टू किल मिल गया, वो जाके यूक्रेन का बेड़ा गर्क कर देगा, वही हाल करेगा जो इसराइल ने गज़ा का किया है, और जो इसराइल करने जा रहा है ईरान का, वो यूक्रेन का करेगा, और कोई उसको बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको इथीकली परमिशन टू किल मिल गई है। अच्छा, चाइना के लिए वार बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूएस की तमाम तवज्जो लग गई यूक्रेन के ऊपर, ईरान के ऊपर और गज़ा के ऊपर, और इन तीनों जंगों को टेक्निकली यूएस फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो उसके पास फाइनेंशियल वो पावर नहीं बचा कि वो चाइना से लड़ सके। तो चाइना को जितनी भी टेरिफ में कंडीशंस वाला चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, वो सारी की सारी मिल जाएंगी। चाइना का फ़ायदा ये है कि यूएस जब 3 बड़ी दुनिया की जंगें लड़ रहा है, जिसमें आधी दुनिया तबाह बर्बाद हो सकती है, वो आराम से अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करेगा। जो भी एआई के अंदर चेंजेस आ रही हैं, एआई के अंदर एडवांसमेंट करनी है, क्वांटम कंप्यूटिंग करनी है, ट्रेड मुआहदे करने हैं, जो कुछ करना है। आपने देखा ना पनामा में कितना बड़ा रोला हुआ। उन्होंने बोला कि जी इनकी पोर्ट है चाइना वालों की, यूएस वालों ने कहा हमें चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चाइना ने कुछ नहीं बोला जी पैसे दो, पोर्ट अपनी पकड़ो, जान छोड़ो, हम लोग जाके कुछ और कर लेंगे। तो चाइना वाले अपने पैसे पकड़ के निकल जाते हैं आराम से। तो चाइना के लिए तो हर तरीके से वार फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो यूएस उनके साथ छेड़खानी कर रहा था ताइवान के अंदर, वो नहीं कर सकता। अब वो ईरान के बाद, गज़ा के बाद, यूक्रेन के बाद ताइवान के अंदर छेड़खानी करके एक और वार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो चाइना इसके अंदर खुश है। अच्छा, मिडल ईस्ट का फ़ायदा ही फ़ायदा है पूरे मिडल ईस्ट का। कोविड के ज़माने में जो हमारा ऑयल था वो $100 पर बैरल के ऊपर आया हुआ था, वो नीचे आके 60-67 पे खेल रहा था। अब वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है, वो तकरीबन 70 के ऊपर पहुंच चुका है। और अब देखिएगा वार ख़त्म होने से पहले ये अगले 6-8 महीने के अंदर ये $120 के ऊपर पहुंच जाएगा। उससे ये लोग ओवरऑल पूरे सीजन के अंदर बिलियंस और बिलियंस डॉलर कमाएंगे। अब अगर मिडल ईस्ट से $500 बिलियन नहीं कमा लिए, आपका जो ऑयल था वो $60 पर बैरल से 120 के ऊपर पहुंच गया, तो $500 बिलियन अगर कमा लिए, उसमें से $1 बिलियन की खैरात कर देंगे उन गरीब बच्चों के दफनाने के लिए जो ईरान में मर जाएंगे, और पूरी दुनिया तालियां बजाएगी, क्या यार क्या दयालु आदमी है, दुनिया में इतनी खैरात किसी ने की, अरबों डॉलर की इमदाद आ रही है। ये इसी तरह कहानी चलती रहती है भैया। तो मिडल ईस्ट का इस वार में फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप सिर्फ डायनेमिक्स चेक किया करें कि ऊपर वाले की जो कैलकुलेशंस होती है ना, जो काम कर रहे होते हैं, दुनिया चला रहे होते हैं लोग, वो किस तरीके से कर रहे होते हैं। जब रशिया की वार हुई यूक्रेन के ऊपर, तो इमरान खान साहब और हमारी मेन तमाम की तमाम लीडरशिप मौजूद थी रशिया के अंदर। जब ये वार छिड़ी तो हमारी लीडरशिप कहाँ पे थी? वो अमेरिका के अंदर बैठी हुई है, वो यूएई के अंदर बैठी हुई है। तो दुनिया को आप एक क्लियर साइलेंट मैसेज दे रहे होते हैं कोई कौन किसके साथ है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इन तमाम लड़ाइयों के अंदर अब सेम रीजन में कोई लड़ाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा देखेंगे कि पूरे का पूरा बीएलए गायब हो जाएगा। वो सारे का सारा जो बीएलए फंड होता था, ट्रेंड होता था, वहाँ से अटैक होते थे, ये ईरान वार के बाद जब उनकी सप्लाई चेन टूटेगी, इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ख़त्म होगा, तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, पूरा का पूरा बलूचिस्तान पाक हो जाएगा। बीएलए के जितने फड्डे वड्डे अटैक है, फाइनेंसिंग है, वो सारी की सारी रुक जाएगी। इंडिया का नुकसान है, इंडिया ने वहाँ पर अडानी ने जो पोर्ट्स वगैरह बनाई हुई थी चार बाग के अंदर, और ईरान से जो बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे थे, तो इंडिया का तो बेड़ा गर्क है बिजनेस तौर के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर भी उसका नुकसान है। इंडिया जो बीएलए को सपोर्ट करता है वो भी नहीं कर सकता। इंडिया का जो नुकसान है फिर पाकिस्तान के फायदे की बात है, तो पाकिस्तान क्यों जाएगा भैया जंग रुके? हाँ, बयान देना, किसी मिनिस्टर का एक बयान देना, उधर बयान देना जिसमें थोड़ी बहुत गैरत जिंदा है, जिसको थोड़े बहुत अपने टीआरपीस जमा करने, वो बयान देते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये कहानी है कि ईरान ये कर देगा, इसराइल का वो कर देगा, सुनते रहिए आराम से। हफ्ते 2 हफ्ते में देखिए ईरान का सारा पावर निकल जाएगा, और फिर आप देखिए कि इसराइल किस तरीके से बीट करेगा। और ये मैं बिल्कुल इमोशनलेस बात कर रहा हूँ, आप मुझे अब यहूदी एजेंट ना बोलने लग जाएगा। दुनिया इसी तरफ जा रही है और यही होगा। और ये हमने देखा इराक में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान के अंदर, हर जगह हमने यही देखा है, और यही कहानी यहाँ पे वापस गज़ा के अंदर रिपीट होने के लिए जा रही है। अब इन तमाम मसाइल के अंदर दुनिया चल रही है और चल रही है। यूरोप वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया ने बोल दिया कि जी हम डिफेंस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यूरोप ने बोला हम डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पाकिस्तान ने बढ़ाएंगे। इस तमाम सीन के अंदर पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट खेला है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट खेला है, रियली अप्रिशिएटेड, मतलब सल्यूट है। उन्होंने बिल्कुल खामोशी से काम किया। एक होती है जंग जो वीडियोस में, मूवीज़ में, बॉलीवुड में लड़ी जाती है, शाहरुख खान साहब आए और सनी देओल आए और उसने ये कर दिया और वो कर दिया। असल जंग के अंदर उनको नानी याद आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से ईरान ने ये किया, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे न्यूक्लियर बम बिल्कुल रेडी हो गए, हम 3 दिन में रेडी होने जा रहे हैं, हम एनटीपी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने आके आपका बेड़ा गर्क कर दिया अगलों ने। तो अब इतना बोले नहीं ना, पाकिस्तान खामोशी से खेला। अभी जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, उन्होंने ड्रोन्स मारे, पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ऑन ही नहीं
क्या कि वो अपने रेडार्स को डिटेक्ट ना कर सकें, हमारे रेडार्स को, डिफेंस सिस्टम को। वो एक दो आगे गिरते रहे, सॉफ्ट किल करके मारते रहे, इधर गिर गया, एक लाहौर में गिर गया, वहाँ गिर गया, तो पाकिस्तान ने कोई उनको नहीं दिया। उनके डिफेंस सिस्टम्स को हमने पूरे के पूरे को एनालाइज कर लिया, कौन सा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम कहाँ लगा हुआ है। तो पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली मूव किया, उसने कोई शोका नहीं किया, कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बताया TNWs हमारे पास मौजूद हैं, गूगल कर लीजिएगा ये क्या चीज़ होती है। जब जंग शुरू हुई तो उनकी नानी याद दिला दी। तो पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली मूव कर दिया। अगर अभी पाकिस्तान आके बोलता है हम ईरान के साथ हैं, हम वहाँ पे जहाज़ भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, तो क्या होगा, जंग रुक जाएगी, जंग रुक जाएगी और डिले हो जाएगी 2-3 साल बाद। लेकिन इन 3 सालों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को अगला इराक बना देना है। लीडरशिप डैमेज हो जाएगी, मिलिट्री डैमेज हो जाएगी, बड़ा गर्क होगा। फिर जब 5 साल बाद वो अटैक करेंगे तो एक साथ पाकिस्तान ईरान दोनों को ले जाएंगे। तो इस वक्त तो आपने देखा होगा ना, शेर आता है, 3-4-5 हज़ार भैंसे खड़े हुए होते हैं, वो एक भैंसे को उठाता है, सबके सामने चीर फाड़ के उसको खाता है और बाकी खड़े होकर देखते रहते हैं। और उनको ये होता है कि यार इसका पेट भर गया, अब कम से कम हम पे अटैक नहीं करेगा। और उनमें आपस में कोई इत्तेहाद नहीं होता। बिल्कुल ये हाल हमारा, यार उसको खा गया है, अच्छा है खा के चले जाए, हमें 2-4 चीज़ों का फ़ायदा ही होगा, हमें कोई तंग नहीं करेगा, इंडिया हमारे पास नहीं आएगा, हमें शायद कहीं से पैसा मिल जाए, बाद में इनकी रिकन्सिलिएशन होगी, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, हमारे बंदे बच गए, अल्लाह खैर सल्ला, अपने स्टाफ को वापस बुला लो, अपनी एम्बेसीज़ को खाली कर दो, जो होना है जहन्नुम में जाए। और इसको भी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कौन सी एग्रीमेंट, कौन सी करारदाद OIC ने फॉरवर्ड पास कर दी इन तमाम बात के बाद? हम लोगों ने 57 मुल्कों ने मिलकर क्या उखाड़ लिया किसी का, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? तो सब लोग अपने बिजनेस धंधे में लगे हुए हैं, बिजनेस एज यूजुअल, ये सारा का सारा चलता रहेगा। अब इस पूरे क्लाइमेक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो सारी बातें हो गई ना, सारे रेंट्स हो गए, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं और आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ। पहली बात तो अल्लाह के वास्ते दुनिया को देखने का नज़रिया तब्दील कीजिए। जज्बाती बातों से, जज्बाती बयानात से, सुबह शाम टीवी देख के, रात भर जाग के, टिकटॉक के बदले अगर आप जंगों की न्यूज़ देख रहे हैं, दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए मनी का फ्लो कहाँ से हो रहा है, आप देखिए आप किसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप देखिए किसका फ़ायदा हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री ऊपर आ रही है, कौन सी नीचे। स्टॉक एक्सचेंज तो क्रैश कर जाना चाहिए था ना भैया अमेरिका का, वो तो क्रैश नहीं किया, वो तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। अमेरिका 3-3 दुनिया की जंगें फंड कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज उसका ऊपर जा रहा है। तो कुछ तो सोचे ना कि पैसा कौन सी जगह से कहाँ पर मूव हो रहा है। तो पहले बात तो अपने सोचने का नज़रिया थोड़ा सा तब्दील कर लीजिए और जज्बातियत से बाहर आइए। दूसरी चीज़, ताकत हासिल कीजिए। वो जिस्मानी ताकत हो, जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाके काम करने लग जाइए। वो माली ताकत हो, पैसा जमा कीजिए, पैसा बनाइए, वो स्किल्स के अंदर हो। अब जितनी AI यूज़ हुई है इस इसराइल की जंग में, गज़ा के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़, आप सोच नहीं सकते। किसी को अगर पढ़ाने बैठूँ ना, तो मुझे लगता है कि 2-4 साल सिर्फ इस बात पे मुझे लग जाएंगे उनको बताने में कि टेक्नोलॉजी यूज़ क्या हुई है। उसको बनाना, उसको इस्तेमाल करना, उस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करना बहुत दूर की बात है। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूँ ना क्या हुआ है, तो मेरे 2 साल इसमें निकल जाएंगे सिर्फ आपको बताने के अंदर। तो ये पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में जा रही है और ये हमारे पास भी आना है भैया। हमारा भी फेट यही है, 20-25 साल, 30 साल, 50 साल। अब खुरासान के झंडे पाकिस्तान से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, जब भी उसका टाइम आएगा। शायद पाकिस्तान इसीलिए बाकी है कि वो झंडे यहाँ से निकल रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी शामत आनी है 20-25-30 साल बाद। तो हम कम से कम जो हमारे पास इस वक्त एडवांटेज हासिल है, वो एडवांटेज हमें, जो साइलेंट किलिंग का एडवांटेज है, वो हमारे पास 20-25-30 साल बाद हो। हमारी यूथ को बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया भर के अंदर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन में डायबिटीज़ से मर गई है। फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिजिकली अपने आप को फिट करें, फाइनेंशियली अपने आप को फिट करें, स्किल्स सीखें, मुल्क से बाहर निकलें, दुनिया को देखें, एक्सपोजर करें। निकलना मुश्किल नहीं है, 40-50 लाख में आप मुल्क से बाहर निकल सकते हैं, 15-20 हज़ार डॉलर में। 6,000 डॉलर का भी दुनिया में मास्टर्स होता है भैया, 400 डॉलर का भी होता है, उस पर सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ। आप सिर्फ 50,000 रुपये महीना जमा करने लग जाए ना गुल्लक के अंदर अगर, तो 10 साल में आपके पास 50 लाख हो जाएंगे। इतना पैसा हो जाएगा कि दुनिया में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। पैसा जमा करना शुरू करें। हम 50 लाख गाड़ी पे खर्च कर देते हैं, 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, शादियों के ऊपर, खानों के ऊपर पैसे लगा देते हैं, दुनिया की हर फालतू चीज़ पे पैसे लगा देते हैं। पैसा अगर नहीं होता तो बोलते हैं जी वीज़ा की फ़ीस कहाँ से भरेंगे और पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे। पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं करते, लिखने पढ़ने पे खर्च नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे यूट्यूब पे कर सकते हैं, बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। इसीलिए हमने वो मेंटोका के सेशंस रखे। अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस का सेशन 21 तारीख को, 28 तारीख को एजेंटिक AI का सेशन है कि हम खुल के बात कर सकें। या तो यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, वरना फिर उठा लिए जाएंगे। उस पर भी अगर $10 देने का बोलो ना, वहाँ $50-60 की बात होती है। $10 की बात करो, लोग बोलते हैं पैसे हमारे पास नहीं है। आप बात कर रहे हो अमेरिका जाने की, आप बात कर रहे हो अगला बोइंग बनाने की, आपको अगला बिल गेट्स बनना है, और आप इन छोटे छोटे सेशंस की पैसे फीस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर अब मातम ना किया जाए तो क्या किया जाए, जबकि आपके पास दुनिया की हर खराफात का, हर चीज़ के लिए पैसा मौजूद है। खैर, आपको नहीं पढ़ना, आप नहीं पढ़ें, कुछ नहीं कर सकते। एक आम आदमी ताकत हासिल करे, फिजिकली, फाइनेंशियली,
स्किल्स के अंदर दुनिया को पढ़ना शुरू करें। खुदा के वास्ते किताबें पढ़ लें, किताबें नहीं पढ़ रहे तो कम से कम कोई अच्छे अखबारात पढ़ लीजिए, कोई किताबें पढ़ लीजिए, कोई बिज़नेस न्यूज़ पढ़ लीजिए, किसी अच्छे बंदे को फॉलो कर लीजिए, उसको सुन लीजिए, उसको शेयर कर लीजिए, ताकि आपका दिमाग इन तमाम जज्बातियत से बाहर निकले। तो एंड गोल भैया इसराइल ईरान वार का, कि इसराइल ईरान को बहुत मारेगा और मार मार के उसका ऐसा बुरकस निकालेगा जैसा कि इराक का निकाला है, जैसा कि अफगानिस्तान के साथ हुआ है और जैसा कि सीरिया के साथ हुआ है। आप देख लीजिए सीरिया को, देख लीजिए कैसे दोस्ती हुई मिडल ईस्ट के अंदर। सऊदी क्राउन प्रिंस ने करवा दी, उसकी इस जंग से पहले ही होनी थी। उनका तो सारा एयर स्पेस यूज़ हो रहा है ना, वो जो जहाज़ उड़ते हुए आ रहे हैं इसराइल के सारे का सारा, वो कौन से मुल्कों से उड़ कर आ रहे हैं? वो इजिप्ट से आ रहे हैं, वो जॉर्डन से आ रहे हैं, वो सीरिया को क्रॉस करके आ रहे हैं। किधर सो रही है मुस्लिम दुनिया? तो सिर्फ देख लिया करे कौन किससे मिल रहा है, कौन की किसकी डीलिंग कहाँ से हो रही है। हर बंदा बोलता है यार मुझे छोड़ दो, शेर इस वाली गाय को खा जाओ, मुझे मत खाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा, मैं अगले 2-3 दिन सर्वाइव कर जाऊंगी, मेरे लिए ज़िंदगी के लिए 2-3 दिन ही बहुत ज़्यादा है मैं। और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम तमाम चीज़ें नहीं सीखेंगे, ताकत हासिल नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे जज्बाती पाकिस्तानियों और मुसलमानों, ख्वाब खरगोश से बाहर आइए, इन ख़याली दुनियाओं से बाहर आइए कि हम किसी का कुछ उखाड़ सकते हैं। हमारे पास वो हमीयत नहीं है, हमारे पास वो जमीयत नहीं है, हमारे पास वो अक़दार नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो माशी फाइनेंशियल प्रोवेस नहीं है कि हम तमाम काम कर सकें। इसमें हमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने मुल्क को करना पड़ेगा। बजट के ऊपर वो रोना है, वो रोना है, मैं आपको क्या बताऊं कि छोड़िए, अब छोड़ दीजिए इसको, तल्ख बातें। अगर ये तल्ख और मुश्किल बातें आपको अच्छी नहीं लगें और आपके जज्बात को और इस्लामी अक़दार को और हमीयत को और ख़यालात को मैंने कहीं से भी डैमेज किया हो, तो आपसे दस्तबस्ता माफ़ी चाहता हूँ। मुझे कमेंट पर ज़रूर बता दीजिए, मैं आइंदा ऐसी वाहियात वीडियो कभी भी नहीं बनाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन तल्ख हकीकतों से कोई ना कोई आपको बताता रहे जब तक ज़िंदा है, जब तक यूट्यूब चल रहा है, जब तक उठा नहीं लिए जाते, तो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। फिर मैं ऐसी कुछ गुजारिशात लेके आपके पास और आऊँगा। स्पेशली एजेंटिक एआई के ऊपर, वो जो टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त यूज़ की हैं इसराइल ने ईरान के ऊपर, वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स किस तरीके से हुई, वो ड्रोन्स के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया, किस तरीके से इंटेलिजेंस होती है, किस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया गया, इसके ऊपर अगर आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे अपसेट्स कर दूँगा, बाकी इंशाल्लाह मिनटों का मेगा सेशन के ऊपर बात कर लेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।